हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास के अंदर जो अपना एक नया टॉपिक होगा वो अति चालकता को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने कार्बन कोडिंग रजिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी और वो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उससे पहले मैंने जो बताया था वो एक चालकता से रिलेटेड था टॉपिक और उसमें मैंने आपको एक थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और उसके अंदर ताप गुणांक अगर आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैंने बता दिया था। अब उसके ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद जो अपना टॉपिक है अति चालकता वो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूमेरिकल टॉपिक में या न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, अगर कोई भी लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शो कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चांदी के एक तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, चांदी के एक तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान 2.7 ओम है, ठीक है। तो ये 2.7 ओम है। तो चांदी के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। चांदी के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक, चांदी के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो ताप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो आई थिंक लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो मैंने आपको डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो कंडक्टर यानी जो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से इफेक्टेड होता है, उसके वो रजिस्टर्स और उसके बाद में जो रेजिस्टिविटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, अल्फ़ा इक्वल्स टू R2T/R0 समथिंग करके जो फार्मूला था, ठीक है ना। तो वो वाला जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वही फार्मूला अपन यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था कि जो RT अल्फ़ा इक्वल्स टू जो अपन फाइनल जो ताप गुणांक का जो फार्मूला था वो था अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 - R1 डिवाइडेड बाई R1 और T2 - T1, यानी जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्चुअल में, आई थिंक मैंने जो आपको लिखाया था वो मैंने इनिशियल और फाइनल कंडीशन देके लिखाया था। लेकिन अपने पास यहाँ दो ही प्रतिरोध है, दो तो टेम्परेचर हैं और दो ही क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ दो ही लेना, R1 और R2। अगर 10 हैं तो आप R1 से लेके R10 तक लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखाया था अल्फ़ा इक्वल्स टू यहाँ जो फाइनल फॉर्मूला था, दैट मीन्स आप कह दो कि एक दूसरा RT माइनस इनिशियल जो R0 मैंने बताया था डिवाइडेड बाई R0 इंटू T2 - T1 या T0, ठीक है। अब T2 - T1 या T2 - T0 आप चाहो तो यहाँ पे भी T और T टाइम पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। एक बात और देखनी है यहाँ पे कि दोनों क्वांटिटी देखो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है। अगर सेंटीग्रेड के अंदर डायरेक्टली गिवन है तो फिर आपको केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए वहाँ पे टेम्परेचर वाला जो यहाँ जब टेम्परेचर की स्टडी करेंगे तो यहाँ आप डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ एक केल्विन में है एक सेंटीग्रेड में है तो फिर आपको या तो केल्विन में चेंज कीजिए या फिर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चेंज करना होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फ़ा ताप गुणांक फैक्टर हो गया R2 - R1, दैट मीन्स एक R2 यानी प्रतिरोध, एक प्रतिरोध अपने पास 2.7 है और एक 2.1 है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कौन सा है, 2.7 वाला। दैट मीन्स ये 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू T2 - T1 दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है अपने पास, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अपन लिख लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस को दूसरा पहला कौन सा है,
27.5 और दूसरा 100, तो दूसरे में से पहले को घटाना है, दैट मीन्स 100 माइनस 27.5। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर कितना आएगा, 0.6 आएगा डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू, इसमें से इसको घटाओगे तो 72.5 आएगा, ठीक है, 72.5। और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 00394 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड, यानी डिग्री, आप चाहो तो ऐसे ऑब्लिक करके डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन कर दीजिए, ये दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ताप गुणांक फैक्टर, अल्फ़ा क्या होता है, ताप गुणांक होता है, अल्फ़ा क्या होता है, ताप गुणांक फैक्टर या ताप गुणांक स्थिरांक कह दो, ठीक है। तो ये अपने अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसे आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 हैं और नीचे आप ये पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके अंदर डिवाइड कर देना, तो यहाँ से ये 0.00394 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक न्यूमेरिकल था, जब चांदी के एक तार का एक टेम्परेचर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस है, दूसरा टेम्परेचर, दूसरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पूछिए। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपको अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको गिवन मिलेगी, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको प्रतिरोधकता तो ज्ञात करनी है उसके लिए, लेकिन दूसरे ताप गुणांक को एक दूसरा रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा वो अपने को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरा प्रोवाइड करवाता हूँ। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, टंगस्टन के एक तार का प्रतिरोध, टंगस्टन के एक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, टेम्परेचर कितना है 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 100 ओम है, ठीक है। टंगस्टन का एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना है 100 ओम है, और कौन से टेम्परेचर पे है 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये एक इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक, टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक, टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक, टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻³ ले लीजिए, ऑब्लिक डिग्री सेंटीग्रेड हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले टंगस्टन का एक वायर है, दैट मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 225, जब टी टेम्परेचर जो है वो 225 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम है। ये R2 है, R1 है, मुझे नहीं पता, अपन पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा कितना है 5 × 10⁻³ ये वाला अल्फ़ा, ऑब्लिक डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वी डू, रेजिस्टेंस यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड किसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, यहाँ R मुझे फाइंड आउट करना है, और दूसरा टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आप देखिए T जो है वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा। तो आप देखिए
एक 2 to 5 225 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑब्वियसली ये कौन होगा, बड़ा वाला होगा, दैट मीन्स ये T2 T1, इसका मतलब ये R2 ये R1, इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है, R1 ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, पिक्चर क्लियर हुई यहाँ तक। फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दीजिए जल्दी से। अल्फा इक्वल्स टू क्या है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस T1, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और वो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से अल्फ़ा हो गया तो वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए, या तो इसके अंदर पुटअप करके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो आप दूसरा तरीका इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ से इक्वेशन आपको सॉल्व जल्दी से हो जाएगी। या फिर आप जो RT इक्वल्स टू जो मैंने लिखाया था R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये इक्वेशन मैंने जब मैंने आपको प्रतिरोधकता के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ताप गुणांक की चालकों पर ताप का चालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस टाइम मैंने इक्वेशन लिखी थी RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, तो ये इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला आया है, दोनों ही फॉर्मूले एक ही हैं, इससे ही ये आया है। और ये मैंने डेरिवेशन के अंदर जब लेक्चर नंबर 9 के अंदर 10 तो मैंने कार्बन कोडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बनाया है, तो लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आप चाहो तो मेरा लेक्चर नंबर 9 देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले से इसको डिराइव किया है। तो दोनों ही इक्वल है, आपको क्या ज्ञात करना है, R1 का मतलब इनिशियल वाला, दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे R0 को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। RT यानी जो दूसरा जो फाइनल वाला होता है, फाइनल वाला मेरे पास कौन है, ये दूसरा, यानी जो पहला जो 100 है, तो यहाँ आप चाहो तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 100 इक्वल्स टू R0 मुझे नहीं पता, ज्ञात करना है, इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 5 × 10⁻³ और T2 माइनस T1, तो T2 2 to 5 माइनस 25, दैट मीन्स 225 में से 25 को घटाएंगे तो फाइनल क्या आएगा, R0 1 प्लस 5 × 10⁻³ इंटू 225 में से 25 गए तो कितने आएंगे, 200। क्लियर है ना, और इधर क्या है, 100 है, ठीक है। एम्प्लाइज दैट, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एम्प्लाइज दैट 100 इक्वल्स टू R0, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, दैट मीन्स 10, और मल्टीप्लाई में कितना है, यहाँ कितने हैं, 2 0 है ना, तो 10 के पास में 2 0, दैट मीन्स ये 1000 हो गया, और 10⁻³ अब देखिए आप, R0 1 प्लस 10⁻³ इंटू 10⁻³ प्लस माइनस कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है ना, 10⁻+3 है, 10⁻³ 10⁻³ को क्या करोगे, 10⁻³ है, इसका मतलब इसको आप नीचे लिख सकते हो, तो 1/10⁻³ प्लस का लिख सकते हो, और जब इसको मैं 10⁻³ इंटू इसको 1/10⁻³ लिखूंगा, क्योंकि ये माइनस का है, जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा इसकी पावर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दे देगा, 1 दे देगा मुझे, प्लस का 1 दे देगा, ठीक है। और एक 1 जो ये है, ये एक 1 ये वाला है ही, और बाहर क्या है, R0, इधर क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, तो 100 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो R0 इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया, 100 डिवाइड बाई 2, तो 100 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 50 आएगा, दैट मीन्स R0 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 50 ओम। तो यहाँ से मेरा जो तार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, टंगस्टन के वायर का प्रतिरोध वो 50 ओम 50 ओम होगा। क्लियर है, यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल हैं। ये फॉर्मूला सेपरेट करके लिखा हुआ है और ये एक इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है। जहाँ से जो बेटर होता है आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है आपके एक प्रतिरोध के ताप गुणांक के ऊपर बेस्ड थी, तो ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। हर तरह के न्यूमेरिकल जो जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा मैं उसी के जस्ट बाद या उसी लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको जब आप स्टडी करो तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपके डाउट जो हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है,
तो यहाँ से अगले यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नया जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। नया टॉपिक जो अपना होगा वो होगा अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया यहाँ तक। अगला है अति चालकता। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता क्या होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अति चालकता यानी जिसकी चालकता क्या होगी, अति, एक लिमिट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक पदार्थ कहेंगे। सीधी एक लाइन के अंदर डेफिनेशन हो गई। क्लियर है ना। अति चालकता, जिसकी चालकता अधिक होगी अति चालक पदार्थ कहलाएगा। तो इसको कैसे अपन डिनोट करेंगे, कैसे अति चालकता डेवलप हुई, किस तरीके से इसका स्टडी हुआ, किसने कहा, कैसे ये हमने कह दिया कि वो पदार्थ हैं जो अति चालक हैं। अभी जो वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, उसमें से लगभग 25 एलिमेंट ऐसे हैं, 25 तत्व ऐसे तत्व हैं जिनको अति चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो वो किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, अति चालकता का मतलब होता है जैसे किसी पदार्थ का ताप घटाया जाता है, तो ताप घटाने पर पदार्थ क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ यानी जो उसका वास्तविक रूप होता है उसके जस्ट बराबर आने लग जाता है। यानी किसी पदार्थ का अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा, पदार्थ शुद्ध धातु की भांति धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है और एक निश्चित मान के बाद प्रतिरोध का जो मान है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक निश्चित मान के बाद प्रतिरोध का जो मान है वो जीरो होता है। जैसे मैं बात करता हूँ मरकरी के लिए, मरकरी के लिए जो टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन है। ठीक है, 4.2 केल्विन है, ये मरकरी के लिए है और मरकरी के लिए बिल्कुल ये फिक्स है। और ये किस तरीके से हुआ, यानी अगर स्टडी करूँ तो कोई भी एक ग्राफ अगर मैंने बना दिया तो यहाँ जो अगर 1 2 3 4 ये 4 है और ये जो टेम्परेचर सपोज ये हायर जो टेम्परेचर है यहाँ से इस तरीके से ये डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता है। तो यहाँ ये टेम्परेचर कम होता हुआ आ रहा है। ठीक है, इधर मैंने रेजिस्टिविटी ले रखी है, इधर टेम्परेचर T केल्विन के अंदर ले रखा है। तो ये जैसे जैसे कम हो रहा है, इसका मतलब एक निश्चित मान तक तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर के पास में आएगा तो उसके जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही अचानक से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और लगभग जीरो होकर यानी जितना जो टेम्परेचर है लगभग जीरो का मतलब बिल्कुल कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। तो लगभग 4 अपन ने यहाँ माना था तो यहाँ से 4.2। तो ये केवल मैंने मरकरी की ग्राफ, मरकरी के लिए मैंने यहाँ पे अति चालकता ग्राफ को बनाया है। ठीक है, तो ये मरकरी के लिए मैंने बनाया है। लैंग्वेज फॉर्म में आप क्या लिखोगे, एक निश्चित ताप के बाद प्रतिरोध क्या हो जाता है, लगभग घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, एक निश्चित ताप के बाद अति चालकता यानी एक निश्चित ताप के बाद, एक निश्चित ताप के बाद चालक, एक निश्चित ताप के बाद जो चालक का जो प्रतिरोध जो होता है या ताप गुणांक जो होता है, जो चालकता होती है, एक निश्चित ताप के बाद चालक की चालकता क्या हो जाती है, बिल्कुल ही अधिक हो जाती है। और दैट मीन्स चालकता अधिक हो जाती है। तो दूसरा जो रिवर्स है वो क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और एक निश्चित ताप के बाद प्रतिरोध बहुत तेज़ी से घटकर कितना हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है। एक निश्चित ताप के बाद चालक का प्रतिरोध लगभग घटकर शून्य हो जाता है। और ये जब शून्य हो जाता है,
तो ये क्या हो जाता है, एक अति चालकता की कंडीशन को शो करता है। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन लैंग्वेज की फॉर्म में मैंने बता दिया। कोई भी पदार्थ है जिसका ताप अगर कम किया, ताप कम करने से, किसी भी पदार्थ का ताप कम करने से वो क्या होता है, ताप कम करने से उसके जो टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सडनली, पहले तो धीरे धीरे कम होगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आएगा और ताप कम होने से वो पदार्थ क्या होगा, शुद्ध रूप आएगा। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के अंदर भी क्या होती है, सोने के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, चांदी में भी होती हैं। तो इस तरीके से वो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो शुद्ध पदार्थ के जैसे बनता जाएगा। और शुद्ध पदार्थ बनने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 4.2 केल्विन है, ये किसके लिए, मरकरी के लिए बात किया है। तो 4.2 केल्विन के जैसे ये आता है तो ये अचानक एकदम से कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सडनली उसके टेम्परेचर यानी जो उसके कर्व के अंदर एक 0 होना, यानी उस लगभग घटकर प्रतिरोध शून्य होना, ये शून्य होने की जो घटना है, ये घटनाएं क्या कहलाती हैं, अति चालकता कहलाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होगी। एक डेफिनेशन और है, उसके अंदर क्या कहा है कि किसी जैसे अपन बात करें कि चालक का जो असामान्य व्यवहार यानी लगभग घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध शून्य हुआ है। एक डेफिनेशन तो ये होगी। एक डेफिनेशन और लिख सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अति चालकता, यानी जब किसी एक निश्चित ताप के बाद चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसका मतलब प्रतिरोधकता भी शून्य हो जाएगी। क्योंकि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A। क्लियर है, तो यहाँ से R और रो दोनों एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और दोनों इक्वल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा रो, और R अगर घटेगा तो रो भी क्या होगा, कम होगा। वैसे ये कांस्टेंट है, लेकिन फॉर्मूला डेवलप होने के बाद ये इसी क्वांटिटी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो इसके बाद यहाँ पे कि एक निश्चित ताप के बाद का मतलब हो गया एक अत्यल्प ताप पर धातु की प्रतिरोधकता का जो मान है, एक अत्यल्प ताप पर, अत्यल्प यानी बहुत कम ताप पर, अत्यल्प ताप पर धातु की प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से शून्य हो जाता है। एक्चुअल में 0 नहीं होता है, बट एक ऐसा फीलिंग हुआ है कि हाँ बिल्कुल ये इसका जो वैल्यू आएगा वो एब्सोल्युटली नियरली 0 आ जाएगा। ठीक है, धातु प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से शून्य या 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात चालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, अचानक बढ़ जाती हैं। और ये जब चालक की चालकता अचानक बढ़ जाती हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, बढ़ जाती हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। इसी घटना को ही क्या कहते हैं, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। और इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं जैसे मरकरी, तो इस तरह के पदार्थ को और इस तरह के पदार्थ को अति चालक पदार्थ कहते हैं। इस तरीके के पदार्थ को क्या कहते हैं, अति चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब अति चालकता को अपन ने समझ लिया कि भाई टेम्परेचर के अंदर सडनली फॉल होता है, अचानक से गिरावट होती है, और गिरावट होने से जो प्रतिरोध का जो मान है वो लगभग शून्य हो जाता है या असामान्य रूप से शून्य हो जाता है, या चालक की जो चालकता है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो ये जो घटना है ये अति चालकता कहलाती है। चलो मान लिया, बहुत ही अच्छा, अच्छे से स्टडी कर लिया, अति चालकता होती है, स्टडी कर लिया। तो ये काम कहाँ आएगी, क्यों पढ़ा हमने अति चालकता, कहाँ जरूरत पड़ गई, कहाँ ये काम आएगी अति चालकता। तो अगला टॉपिक इसी के अंदर आएगा, अति चालकता के उपयोगों के अंदर अपन स्टडी करेंगे। जैसे हाई पावर के जो मैग्नेट बनाएंगे, इस डायग्राम के इधर मैं लिख रहा हूँ उपयोग, अति चालकता के उपयोग यानी उच्च शक्ति के चुंबक बनाने में,
उच्च शक्ति के चुंबक बनाने में। अब ये कहाँ होते हैं, क्रेन वगैरह जहाँ होती है, क्रेन देखी है ना आपने, तो क्रेन के अंदर वो क्या करती है, बहुत सारे वजन को अपने मशीन के थ्रू, यानी जो उसका जो जबड़ा होता है उसके अंदर वो आसानी से उठा लेती है। तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट ही तो होते हैं, एनर्जी जो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे उसके अंदर इंजन होता है और इंजन के अंदर ऑयल वाला जो प्रोसेस चलता है, लेकिन वो जो इसके बाद में हाई पावर की जो मैग्नेट होती है, तो वो मैग्नेट क्या करती है, उसको एनर्जी प्रदान करती है और वहाँ से वो उस क्रेन के द्वारा जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ अपने को उठानी है वो बिल्कुल इजीली उठा लेती है। तो ये हाई पावर के मैग्नेट बनाने के अंदर काम में आती है। और कहाँ काम आती है, बिना शक्ति के विद्युत ऊर्जा के संचरण के लिए, बिना शक्ति के विद्युत ऊर्जा के संचरण के लिए, यानी बिना शक्ति के, दूसरा जो उपयोग है, बिना शक्ति ह्रास के विद्युत ऊर्जा के संचरण में, संचरण का मतलब स्थानांतरण, संचरण में, तो बिना शक्ति ह्रास के, पावर लॉस के, ठीक है ना, शक्ति ह्रास मतलब पावर लॉस, पावर का लॉस, पावर की हानि नहीं होती है। तो बिना शक्ति ह्रास के विद्युत ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं, तो वहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी काम में आती है। अगला जो उपयोग आएगा वो आएगा कंप्यूटर के निर्माण में, कंप्यूटर की रचना के अंदर, कंप्यूटर की रचना करने में, यानी कंप्यूटर निर्माण में भी अति चालकता का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर निर्माण में भी क्या किया जाता है, अति चालकता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, पदार्थ विज्ञान, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग के अंदर जो 25 एलिमेंट्स हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं आवर्त सारणी के अंदर, तो क्या होता है, पदार्थ विज्ञान की शोध करने में, शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। जब आप अच्छे यूजी पीजी कर लेते हैं तो उसके बाद में एक एज रिसर्च करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, किसी विज्ञान की शाखा हो सकती है, विज्ञान ही नहीं, आप किसी भी हिंदी इंग्लिश कहीं भी कोई भी ब्रांच हो, तो उसके अंदर आप अच्छे से एक टॉपिक विशेष के ऊपर जब आप स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी होती है वो होती है शोध विज्ञान, कहते हैं ना पीएचडी, तो पीएचडी को ही हिंदी में कहते हैं शोध विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में शोध करने हैं, तो पदार्थ विज्ञान में, पदार्थ का मतलब जो एलिमेंट है, पदार्थ विज्ञान में शोध करने के लिए, तो ये भी अति चालकता वहाँ भी हेल्प करती है, क्योंकि अपन को शोध करना है पदार्थ विज्ञान। मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, मरकरी आ गया सपोज करते हैं, तो मरकरी की जो प्रॉपर्टी में जब मैं लिखूंगा, रिसर्च करूंगा, तो जैसे मैंने रिसर्च किया तो मरकरी की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके अंदर सडनली एक फाल आएगा तो मैं इस फाल को देखूंगा कि ये फाल क्यों आ रहा है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ ये फाल अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी की वजह से आ रहा है। तो ये एज रिसर्च पर्पज की तौर पर भी अपन अति चालकता को समझ सकते हैं, और उसके जो बेनिफिशियल, पूरा मैंने एक अच्छे से डिस्क्राइब किया है आपके यहाँ पे। तो अति चालकता यानी अत्यल्प ताप पर धातु की प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से शून्य हो जाता है, या चालकता का मान अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। और अत्यल्प ताप पे स्टडी किया हुआ है, ये कोई ऐसा कोई नहीं कि पहले ताप, और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि ताप बढ़ा हुआ है, ताप बढ़ा हुआ है, तो ताप जैसे जैसे घटेगा तो भी अति चालकता कम हो जाएगी, और जब मैंने बहुत ही कम ताप लिया है तो भी वो जीरो के जस्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अति चालक हैं, यानी चालक से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अति चालक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी मरकरी के लिए 4.2 केल्विन अति चालक ये टेम्परेचर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।